हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी को हम मनाते हैं युवा दिवस। और किसकी याद में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद की याद में हम 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जयंती है वो 12 जनवरी को आती है। और इन्होंने कहा है, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको। यानी कि आप लगातार परिश्रम करते रहे और जब तक आपको लक्ष्य न मिल जाए तब तक आप रुको नहीं, लगातार उसके ऊपर कार्य करते रहें। तो हमारा जो लक्ष्य है, यानी कि हमारे बेरोजगार साथियों का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है नौकरी प्राप्त करना। और इसलिए आप लगातार परिश्रम करते रहे जब तक कि आपको नौकरी प्राप्त ना हो जाए। तो शुरू करते हैं 12 जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हेडलाइंस हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण, आईएमएफ के नए इकोनॉमिस्ट, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। ये आज की हेडलाइंस हैं। और अंत में हम करंट अफेयर्स के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस से शुरुआत करते हैं, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है और आज है 12 जनवरी 2022। युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस 12 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के विचारों और दर्शन को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत मानते हुए भारत सरकार ने 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाई जाने की घोषणा की थी। इसके बाद वर्ष 1985 में हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की जो थीम है वो है उत्सव नए भारत का। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन आती है स्वामी विवेकानंद की जयंती। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की जयंती आती है और ये युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत इसकी कब की गई थी? तो 1984 में इसकी शुरुआत की गई थी, घोषणा की थी 1984 में। और 1985 से हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 की जो युवा दिवस की थीम है वो क्या है? वो है उत्सव नए भारत का। उत्सव नए भारत का। तो ये थीम आपको ध्यान में रखनी है, आपकी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जितना कठिन संघर्ष होगा, कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो ये ध्यान में रखना और इसी के अनुसार हमें परिश्रम करते हुए चलना है। भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने मंगलवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण पश्चिमी समुद्री तट पर भारतीय नौसेना के विध्वंसक जहाज INS विशाखापट्टनम से किया गया है। यह मिसाइल का समुद्र से समुद्र मार करने वाला स्वरूप है। कौन सा है? समुद्र से समुद्र मार करने वाला स्वरूप है। परीक्षण में मिसाइल ने अपनी अधिकतम रेंज के साथ टारगेट शिप को पूरी सतर्कता के साथ निशाना बनाया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ओर से मिसाइल के परीक्षण की जानकारी साझा की गई है। दिसंबर 2020 में एंटी शिप मोड में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक निष्क्रिय भारतीय नौसेना पोत पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। DRDO और रूस के NPOM द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस के तहत इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित किया गया। ये है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका मंगलवार को सफल परीक्षण किया गया है। और ये परीक्षण की जानकारी है और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा दी गई है। और ये मिसाइल जो है ये समुद्र से समुद्र मार करने वाली है। और ये भारतीय नौसेना के विध्वंसक जहाज INS विशाखापट्टनम से किया गया है। पियर ओलिवर गोरिचेज होंगे IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने फ्रांस के इकोनॉमिस्ट पियर ओलिवर गोरिचेज को नया चीफ इकोनॉमिस्ट चुना गया। यानी कि जो IMF है इनके नए जो इकोनॉमिक्स चीफ होंगे वो होंगे पियर ओलिवर गोरिचेज।
बोरिचेज अब तक इस पद पर पदस्थ भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ की जगह लेंगे, यानी कि इससे पहले जो इकोनॉमिस्ट थी वो थी भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ। इस संबंध में जारी रिपोर्ट के मुताबिक गोपीनाथ को आईएमएफ की मैनेजमेंट टीम की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि अब क्या किया गया है कि जो गोपीनाथ पहले इकोनॉमिस्ट चीफ थी उन्हें अब डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट है क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। ये हैं क्रिस मॉरिस, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। मॉरिस को आईपीएल 2021 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो कि सर्वाधिक कीमत थी। 34 साल के इस ऑलराउंडर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 4 टेस्ट, 42 वनडे और 23 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 459 रन, वनडे में 1756 रन और टी20 में 697 रन बनाए हैं। इसके अलावा टेस्ट में मॉरिस ने 12 विकेट, वनडे में 48 विकेट और टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 34 विकेट हासिल किए। यानी कि ये क्रिकेट प्रारूप में ऑलराउंडर खिलाड़ी थे जो विकेट और साथ में रन भी बनाते थे। मॉरिस ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अपना आखिरी टेस्ट 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, आखिरी वनडे 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और आखिरी टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच वो 2019 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। और आईपीएल में ये दिल्ली डेयरडेविल से खेलते हैं। तो अब इन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है टाटा ग्रुप बनी आईपीएल 2022 की टाइटल स्पॉन्सर। टाइटल स्पॉन्सर करने वाली मोबाइल कंपनी वीवो ने लीग के स्पॉन्सरशिप से अपना नाम वापस ले लिया है। यानी इससे पहले जो आईपीएल होते थे वो वीवो कंपनी के द्वारा स्पॉन्सरशिप किया जाता था, वीवो आईपीएल होता था। लेकिन अब जो होगा न्यू टाइटल दिया गया है टाटा, यानी कि टाटा कंपनी है वो स्पॉन्सरशिप करेगी आईपीएल 2022 की। टाटा ग्रुप ने वीवो को टाइटल स्पॉन्सर के रूप में रिप्लेस किया है। आईपीएल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने इसकी पुष्टि की है। तो आईपीएल के चेयरमैन कौन है? ब्रिजेश पटेल। वीवो ने 2018 से 2022 तक 5 साल के लिए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर अधिकार 2190 करोड़ रुपए में खरीदा था। 2018 से 2022 तक जो स्पॉन्सरशिप की थी वो वीवो के द्वारा की गई थी। 2020 में भारत और चीन के बीच तकरार बढ़ने के बाद वीवो की जगह ड्रीम 11 को आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया था। तो 2020 में ड्रीम 11 को आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया था। इसके बाद 2021 में फिर से लीग के स्पॉन्सरशिप अधिकार वीवो के पास चले गए थे। हालांकि अब कंपनी ने फिर से इस लीग से बाहर निकलने का फैसला लिया है। वीवो ने अब टाटा को आईपीएल के अधिकार स्थानांतरित किए हैं, यानी कि अब जो आईपीएल की स्पॉन्सरशिप होगी वो टाटा कंपनी के पास होगी। आईपीएल को टाटा आईपीएल कहा जाएगा। टाटा ने बीसीसीआई को 440 करोड़ रुपए की आमदनी टाटा से बीसीसीआई को 440 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। वह 2 साल का स्पॉन्सरशिप करार किया गया, यानी कि 2 साल तक टाटा है वो इसकी स्पॉन्सर बनी रहेगी। बजरंगी भाईजान की मुन्नी को मिला भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा को प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये बजरंगी भाईजान थी, उसमें मुन्नी का जो किरदार निभाया था वो थी हर्षाली मल्होत्रा और इन्हें अब भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हर्षाली मल्होत्रा को यह पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा दिया गया है और अभिनेत्री ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करके दी है। तो हमारी मुन्नी क्या हो गई, अब बड़ी हो गई है और हमारी मुन्नी का जो नाम है वो है हर्षाली मल्होत्रा, जिसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दिया गया है। नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने मार्क रूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट को चौथे कार्यकाल के लिए शपथ लेने पर मंगलवार को बधाई दी है। साथ ही पीएम ने यह विश्वास व्यक्त किया कि दोनों नेता भारत और नीदरलैंड के बीच व्यापक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
नीदरलैंड के नरेश विलियम अलेक्जेंडर ने सोमवार को एक नई सत्तारूढ़ गठबंधन को शपथ दिलाई, जिसका नेतृत्व मार्क रूट ने चौथी बार किया है। तो चौथी बार है वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे मार्क रूट। ये है मार्क रूट और ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22% है वो एफडीआई को स्वीकृति प्रदान की है। तो हाल ही में भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी में 20%, सॉरी मैंने यहाँ पर 22 बोल दिया, 20% है। 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को अनुमति देने का निर्णय किया है। ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम फेमा में संशोधन करके किया जाना है और भारत की वर्तमान एफडीआई नीति कॉर्पोरेट निकायों में विदेशी निवेश नहीं करती है। वर्तमान समय में जीवन बीमा निगम का संचालन एलआईसी अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। इसी कारण से भारत सरकार को एलआईसी से संबंधित परिवर्तनों को लागू करने के लिए फेमा नियमों के साथ एलआईसी अधिनियम में संशोधन करना होगा। तो ये भारतीय जीवन बीमा निगम है, उसमें 20% वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अनुमति प्रदान की है, देने का निर्णय लिया है। वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में कोविड-19 संक्रमण रोकथाम हेतु कितनी वैक्सीन को स्वीकृति प्राप्त है? तो संपूर्ण भारत में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए कितनी वैक्सीन को स्वीकृति प्रदान की है? तो यहाँ पर देखो कुल 8 टीकों को स्वीकृति प्रदान की गई है। यहाँ पर कितने टीकों को स्वीकृति प्रदान की? 8 टीकों को। तो कोविड-19 महामारी संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा समय समय पर नई वैक्सीन के उपयोग को स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। वर्तमान समय में भारत में कुल 8 टीकों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, जाइकोवी डी, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स। ये 8 हैं टीके जिनको भारत ने संक्रमण को रोकने के लिए स्वीकृति प्रदान की। एक बार फिर से देख लेते हैं। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, जाइकोडी, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, कोर्बेवैक्स और कोवावैक्स। भारत सरकार ने विशेष श्रेणी के नागरिकों को वैक्सीन की तीसरी डोज ऐतिहासिक खुराक यानी कि बूस्टर डोज को स्वीकृति प्रदान की है। तो फिलहाल बूस्टर डोज दी जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। गेटवे टू हेल नामक प्राकृतिक गैस गड्ढा किस देश में स्थित है? तो गेटवे टू हेल जो गड्ढा है ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। गेटवे टू हेल गड्ढा 225 फीट चौड़ा, 99 फीट गहरा गड्ढा है। 5.5 वर्ग मीटर के क्षेत्र में इसका व्यास 70 मीटर है। यह एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र है जो तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। यह प्राकृतिक गैस गड्ढा वर्ष 1971 में सोवियत वैज्ञानिकों द्वारा ईंधन की खोज के लिए किया गया वैज्ञानिक परीक्षण के कारण बन गया था, जिसमें मीथेन गैस के रिसाव को रोकने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा आग लगा दी गई थी। यह आग वर्ष 1971 में लगातार वर्तमान समय से जल रही है। तो ये जो गड्ढा है गेटवे टू हेल ये तुर्कमेनिस्तान में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। वह देश जहां डॉक्टरों द्वारा एक असाधारण हृदय प्रत्यारोपण करके मरीज की जान बचाने का प्रयास किया गया, यानी कि सुअर के हृदय का प्रयोग करके हृदयारोपण करके मरीज की जान बचाने का प्रयास किया गया, तो ये अमेरिका में किया गया है। हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए आखिरी प्रयास में एक सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है, यानी कि सुअर के दिल को एक मनुष्य के अंदर प्रत्यारोपित किया गया है। यह चिकित्सा के इतिहास में पहली बार किया गया है। यह अत्यधिक प्रायोगिक सर्जरी के 3 दिन बाद रोगी ठीक हो रहा है। एक प्रजाति की जीवित कोशिकाओं, अंगों या ऊतकों को दूसरी प्रजाति में प्रत्यारोपण को जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। तो अभी हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में कुछ डॉक्टरों ने आखिरी प्रयास के रूप में एक मरीज की जान बचाने के लिए एक सुअर का हृदय है वो दूसरे मनुष्य के अंदर प्रत्यारोपण किया गया है और वो धीरे धीरे अब ठीक भी हो रहा है।
राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष भारत में आयोजित किया जाता है, तो ये 12 जनवरी को किया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष 12 जनवरी को भारत में आयोजित किया जाता है। वर्ष 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसके उपरांत 12 जनवरी 1985 को प्रथम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। तो इसके बारे में हमने शुरुआत में भी देख लिया था, एक बार फिर से बताते हैं कि 1985 में प्रथम बार 12 जनवरी 1985 को प्रथम बार राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 जनवरी को। तो इस प्रकार से ये था आज का करंट अफेयर्स, और साथ में हमने 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी देखे हैं। यदि आपको ये सभी जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहे। और मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।